हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। माई सेल्फ निधि पाराशर और बेटा मैं आपको डा पढ़ाऊंगी। दिस इज द सब्जेक्ट विच विल रन इन CS, IT एंड ऑल द अलाइड ब्रांचेस ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज बेसिकली डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है ये एक्सटेंशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। यू कैन से दिस सब्जेक्ट इज पर्टिकुलरली द एक्सटेंशन ऑफ द सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर, जो आपने पहले से ही सेकेंड ईयर में पढ़ रखा है। तो सेकेंड ईयर में जो डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ के आए हैं, ये समझिए कि उसी सब्जेक्ट को हम यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे। तो हल्का सा पहले सब्जेक्ट का ओवरव्यू ले लेते हैं कि सब्जेक्ट में बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है और हम पढ़ेंगे क्या। तो देखो, जैसा सब्जेक्ट का नाम है, इसमें 3 कीवर्ड आपको नजर आ रहे हैं। एक एल्गोरिथम, एनालिसिस, डिजाइन। ये 3 कीवर्ड्स हैं। इन 3 कीवर्ड में से पहला कीवर्ड जिससे आप फेमिलियर हैं वो है एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम के बारे में हमें पता है कि एल्गोरिथम क्या होता है। जैसे हमें कोई भी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम मिली, कोई भी एक ऐसी इंप्लीमेंटेशन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम जो कंप्यूट हो सकती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाते हैं, उस सॉल्यूशन को हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो अभी तक आपने पीपीएस में एल्गोरिथम देखे थे, बेसिक छोटे छोटे सिंपल एल्गोरिथम आपने पीपीएस में लिखे थे, उनके करस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट बनाए थे। फिर उसके बाद आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था। डेटा स्ट्रक्चर में आपने सॉर्टिंग, सर्चिंग और बहुत सारे जैसे ट्री, लिस्ट, स्टैक, क्यू, उन सब के एल्गोरिथम्स लिखे थे। अब बेटे, अब आपको ये समझना है कि एल्गोरिथम तो आप ग्रेजुअली पढ़ते आए हैं। जैसे आप थर्ड ईयर में आए हैं, आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, मैं स्पेशली कंप्यूटर साइंस के बच्चों की बात कर रही हूँ, तो आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एल्गोरिथम्स पढ़े हैं। तो हम ऐसी कौन सी चीज यहां पर ऐसी नहीं पढ़ेंगे जो इस सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट बनाती है। तो यहां पर पहली चीज हम ये सीखेंगे कि एल्गोरिथम डिजाइनिंग कैसे होती है। मतलब हमें कोई प्रॉब्लम दी और उस प्रॉब्लम को हम मल्टीपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें वो मल्टीपल तरीके समझने हैं। व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स दैट वी कैन यूज टू डिजाइन अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम। और डिजाइन करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। देखो, डिजाइन करना जरूरी क्यों है। आपको कोई प्रॉब्लम मिली तो 2 तरीके हैं। या तो आप उस प्रॉब्लम का डायरेक्टली प्रोग्राम बना के कंप्यूटर को दे दीजिए और प्रोग्राम कंप्यूटर रन करेगा, उसका आउटपुट आपको दे देगा, है ना। तो जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं वो कंप्यूटर पे कर रहे हैं। अब जो प्रोग्राम आप कंप्यूटर पे चला रहे हैं वो एग्जीक्यूशन टाइम भी लेगा, मतलब कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा, सीपीयू भी लेगा, है ना, मेमोरी भी कंज्यूम करेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि पहली बार में आपने जो प्रोग्राम बना के कंप्यूटर को दिया वो एफिशिएंट हो सकता है आप उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो एफिशिएंट सोल्यूशन बना पाए, उससे बेटर कुछ बना पाए। उससे बेटर का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा हम प्रोग्राम बना पाए जो कम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में बन जाए, जो कम सीपीयू का एग्जीक्यूशन टाइम ले, सीपीयू उसे एग्जीक्यूशन टाइम कंपैरेटिवली उसका कम रिक्वायर्ड हो, या फिर उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कि जो उसे मेमोरी में रिक्वायरमेंट होती है। ये हमें पता है, जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो प्रोग्राम में मल्टीपल वेरिएबल्स हम यूज करते हैं, मल्टीपल टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स हम यूज करते हैं, और वो सारी चीजें जब हम वैल्यू को स्टोर कराते हैं तो वो सारी मेमोरी लेती हैं। कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो कंज्यूम होती है। तो हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसा फाइंड आउट करना है जो कम से कम मेमोरी कंज्यूम हो और कम से कम एग्जीक्यूशन टाइम में हमें रिजल्ट्स मिल जाए। तो यहाँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें यह समझना है कि हम किस तरह से एल्गोरिथम को डिजाइन करें कि वो जो एल्गोरिथम है वो कम टाइम ले और कम स्पेस ले एग्जीक्यूट होने के लिए। तो उसके लिए हमें डिजाइनिंग करनी है। तो डायरेक्टली इंप्लीमेंट करने के बजाय हम क्या करेंगे कि भाई हम पेन पेपर पर उसका स्टेप बाय स्टेप एक सॉल्यूशन बना लेंगे जिसे हम एल्गोरिथम कहेंगे, और फिर उस पेन पेपर पर जो हमने सॉल्यूशन बनाया उस सॉल्यूशन को हम डिफरेंट टेक्निक से एनालाइज करना सीखेंगे। एनालाइज करने का मतलब है कि ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया ये कितना टाइम लेगा और कितनी स्पेस लेगा, मतलब कितना एग्जीक्यूशन टाइम इसको रन होने में लगेगा और मेमोरी में कितना स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा, उसे कहते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो हमें क्या करना है बेसिकली, फर्स्ट we need to understand what is algorithm, what are the basic properties, what are the basic characteristics of algorithm. Then we need to understand how to design algorithm, how can we design an algorithm using multiple techniques, what are the various methods to design an algorithm. And then after designing the algorithm we need to learn how to analyze that algorithm on the basis of the time it is taking and the space it is requiring to be implemented on computer in form of a program, है ना। तो प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन से पहले एल्गोरिथम डिजाइनिंग के बारे में हम उसकी एनालाइज करके एफिशिएंट एल्गोरिथम लिखना यहाँ पर सीखेंगे। तो यूनिट 1 में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आप अगर इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जाके देखेंगे जहां पर मैंने सारी यूनिट्स का जो सिलेबस है उसको डिस्क्राइब किया है,
तो यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें कि हम एल्गोरिथम, उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ बेसिक जानकारी हम लेते हैं जिसके थ्रू हम सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे। तो आज ये लेक्चर 1 में मैं कुछ चीजें जो डिस्कस कर रही हूँ वो सारी की सारे कंटेंट यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं। जैसे पहला हम इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, एल्गोरिथम क्या होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिर उसके बाद दो तरह की एनालिसिस होती है, एक प्रायरी और एक पोस्टीरियरी एनालिसिस, उनके बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस टाइप के टाइम फंक्शंस होते हैं जिनको यूज करके एल्गोरिथम को एनालाइज किया जाता है। फिर ग्रोथ ऑफ फंक्शंस और कंपैरिजन ऑफ फंक्शन, ये 2-3 टॉपिक्स हैं, जब आप ग्रेजुअली पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका क्या मतलब है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अच्छा, ये आपको पता है कि जो भी लेक्चर होगा आपको गेटवे क्लासेस की जो एप्लीकेशन है वहां पर सारे रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, यूनिट वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे। इस सब्जेक्ट के लिए भी आपको सारे मिलेंगे। तो दिस इज द सब्जेक्ट डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। अब बेटा ये ध्यान रखना है, एकेटीयू की नई जो इवैल्यूएशन स्कीम आई है, नया जो सिलेबस आया है, उसमें 20 सीरीज चल रही है। तो अब 3rd ईयर के जितने भी कोर्सेज हैं वो भी सारे 20 सीरीज पर रिवाइज हो गए हैं। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट कोड है वो है BCS 503। ये आपको याद रख के चलना है। एंड द सब्जेक्ट नेम इज डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, अब एकेटीयू की पहली यूनिट का जो सिलेबस है वो ये है। इस यूनिट में से एल्गोरिथम की एनालिसिस, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, जिस फ्लो में यहां पर यूनिट में टॉपिक्स मेंशन्ड हैं उसी फ्लो में हम लेक्चर बाय लेक्चर इनको कवर करेंगे। अब डिजाइन और एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम को पढ़ने की जरूरत क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें डिजाइन की जरूरत क्या है। हम पहले डिजाइन करें फिर एनालाइज करें, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो देखो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो प्रैक्टिकली किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप डायरेक्टली अगर कंप्यूटर पे इंप्लीमेंट करते हैं तो आप जब उस सॉल्यूशन को टेस्ट करेंगे तो जरूरी नहीं आपको कंप्यूटेशनल टाइम लगेगा, आप रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे। उससे बेहतर क्या है कि आप अगर किसी भी चीज को डायरेक्टली इंप्लीमेंट करने की बजाय पेन पेपर पर उसका सॉल्यूशन बना लें और फिर ये सीख लें कि उस सॉल्यूशन को हम लाइन बाय लाइन कैसे एनालाइज करें कि हम कॉपी पर ही, पेन पेपर पे ही चेक कर पाए कि कितना टाइम इस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में लगेगा और कितनी स्पेस ये मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा। तो ये सारी चीजें हम अगर पहले कर पाए तो इसे हम कहेंगे एल्गोरिथम डिजाइनिंग। तो फर्स्ट डिजाइन देन इंप्लीमेंट, दैट इज फर्स्ट डिजाइन द एल्गोरिथम, एनालाइज दैट एल्गोरिथम, और जब आपको लगे कि ये बिल्कुल एफिशिएंट एल्गोरिथम बन चुका है तब आप इस एल्गोरिथम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से इंप्लीमेंट कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा आपका प्रोग्राम। तो पढ़ना क्यों है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, क्योंकि हमें एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन बनानी है और उससे पहले जितनी भी टेस्टिंग हमें करनी है हम कंप्यूटर पे नहीं करेंगे, हम पेन पेपर पर पहले एक एफिशिएंट एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे। उसके बाद जब हमें लगेगा कि हम एक अच्छा एल्गोरिथम, अच्छा सॉल्यूशन बना चुके हैं, एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बना चुके हैं, ऑप्टिमल का मतलब मैं बताऊंगी आपको अभी, तब हम उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप सी यूज करिए, जावा, .NET, पाइथन, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके उसका कोड हम जनरेट करेंगे एंड दैट कोड विल बी इंप्लीमेंटेड ऑन द कंप्यूटर। तो उससे क्या होगा कि जब कोड रन होगा तब वो जितनी इंप्लीमेंटेशन में अपनी कॉस्टिंग्स लेगा, जितने रिसोर्सेज लेगा, वो हो जाएंगे यूज। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या हुई कि फर्स्ट डिजाइन एंड देन इंप्लीमेंट पॉलिसी। नेचुरली आप अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो पहले प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आप डिजाइन कीजिए, जब डिजाइन करके आप उसे टेस्ट करेंगे उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। देन अगली चीज क्या है, देखो जब भी हम एल्गोरिथम डिजाइनिंग करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं तो बेसिकली हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स दी जाती हैं और उन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हमें उनके सॉल्यूशन बना के कंप्यूटर से सॉल्व करवाने की हम कोशिश करते हैं। तो यहां पर दो तरह की, बहुत सारी तरह की, एक आपको किसी ने कोई प्रॉब्लम दी तो उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मल्टीपल सॉल्यूशन का क्या मतलब है, जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था बेटा, डेटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था, सपोज मैं आपसे ये कहूं कि मैंने एक ये ग्राफ बनाया, इस ग्राफ के ये जो वर्टिसेस हैं इनका नाम मैंने दिया A, B, C एंड D। अब इस पर्टिकुलर ग्राफ से मैंने आपसे कहा कि आप इसके मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज बनाइए, या और सिंपल मैं कहूं कि आप इसके स्पैनिंग ट्रीज बना दीजिए।
स्पैनिंग ट्री का क्या मतलब है? अपने डेटा स्ट्रक्चर में ये चीज पढ़ी है कि अगर मैं इस ग्राफ की स्पैनिंग ट्री बनाऊं तो इसका मतलब क्या हुआ? वो ऐसा ट्री जो इस ग्राफ के सारे वर्टिसेस को भी कवर करे और जिसमें कोई लूप ना हो। तो कितने स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं? देखो, एक तो ये हो गया, सपोज ए और बी को मैंने कनेक्ट किया, उसके बाद ए को मैंने डी से कनेक्ट किया और डी को मैंने सी से कनेक्ट किया। इस वाली ब्रांच को मैंने हटा दिया। ये स्पैनिंग ट्री है, ऐसा ट्री जिसमें सारे वर्टिसेस हैं, है ना? दिस इज अ पॉसिबल स्पैनिंग ट्री विच इज अवेलेबल टू अस। अनदर स्पैनिंग ट्री कैन बी, दूसरा स्पैनिंग ट्री क्या हो सकता है? मैं ऊपर वाली ब्रांच हटा दूं, जैसे कि मैंने ए को कंसिडर किया, उसके बाद मैंने डी बनाया, फिर मैंने सी बनाया और फिर मैंने बी बनाया। दिस इज अगेन अनदर स्पैनिंग ट्री। इसी तरह एक स्पैनिंग ट्री कैसे जनरेट होगा? अगर मैं इस वाली ब्रांच को हटा दूं तो जनरेट हो जाएगा। एक और स्पैनिंग ट्री कैसे जनरेट होगा? अगर मैं एडी को हटा दूं तो अगेन एक और स्पैनिंग ट्री हो जाएगा। तो मतलब 4 स्पैनिंग ट्री हम इस पर्टिकुलर ट्री से बना सकते हैं, है ना? तो ये तो हुआ इसके फीजिबल सॉल्यूशंस। मतलब अब ये 2 टर्म हैं जो आपको समझने हैं। क्या 2 टर्म यहां पर लिखे हैं मैंने, फीजिबल सॉल्यूशन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इन दोनों टर्म्स को डिफरेंटली आपको समझना है। फीजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपको एक प्रॉब्लम दी गई, उसके कौन कौन से सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, वो सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल जो हैं वो हम बना लें, उनको हम कहते हैं फीजिबल सॉल्यूशंस। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मेरे पास एक ग्राफ है तो उस ग्राफ के हम 4 स्पैनिंग ट्रीज बना सकते हैं। तो दीज आर 4 फीजिबल सॉल्यूशंस टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। लेकिन ऑप्टिमल का क्या मतलब है? अब यहाँ ऑप्टिमैलिटी की जब बात आती है तो यहाँ एक ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस आपको हर प्रॉब्लम में दी होगी। अब ये तो सिंपल थी कि आपको ग्राफ दिया, उस ग्राफ से आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज बनाने, आपने बना लिए। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे इस ग्राफ के मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज बनाने हैं, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज का मतलब क्या हुआ कि हर ब्रांच को सपोज मैंने कुछ कॉस्ट दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4। यहां पर जितने भी ये जो ब्रांचेस हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में, जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी इसकी हैं, इन सबको मैंने मिनिमम कॉस्ट प्रोवाइड की हुई है। जैसे ए पर्टिकुलर एज है, इसकी जो कॉस्ट है वो है 1, इस एज की कॉस्ट है 2, इस एज की कॉस्ट है 3 और इस एज की कॉस्ट है 4। तो अब कोई मुझसे कहे कि आप इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाइए, तो इसका सिर्फ एक ही मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा और वो होगा क्या? ये वाला 1 2 3। तो ये वो स्पैनिंग ट्री है जिसकी कॉस्ट जो होगी वो मिनिमम होगी, क्योंकि देखिए अगर मैं ये वाले स्पैनिंग ट्री को कंसिडर करूं तो इस एज की कॉस्ट है 2, इसकी कॉस्ट है 3, इसकी कॉस्ट है 4, है ना? तो टोटल कॉस्ट देखिए कितनी है इसकी। अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं तो 1 + 2 + 3 कितनी हुई टोटल कॉस्ट? 6। और इस स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट देखिए 2 + 3 + 4 कितनी हुई? 9। इसी तरह से जो रिमेनिंग स्पैनिंग ट्रीज है उनको भी हम डिजाइन करेंगे तो सबसे कम कॉस्ट वाला स्पैनिंग ट्री यही रहेगा। तो अगर मैं इसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करूं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है ये। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मतलब या तो हमें कोई चीज मिनिमाइज करनी है या फिर हमें कोई चीज मैक्सिमाइज करनी है। तो यहां बेसिकली हमें क्या करना है? टोटल कॉस्ट जो आ रही है उस टोटल कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए हमने जो स्पैनिंग ट्री बनाया उसे हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री कह रहे हैं। ऐसा स्पैनिंग ट्री जिसके सारी एजेस को हम कॉस्ट को अगर ऐड करें तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉस्ट जनरेट करे, जो कि 6 जनरेट हो रहा है ना? तो अब फीजिबल सॉल्यूशन तो एक प्रॉब्लम के बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री तो आपने बहुत सारे बना दिए, लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम में कोई क्राइटेरिया ऐड कर दें, जैसे मैंने ऑप्टिमैलिटी का क्राइटेरिया ऐड करके आपको बताया कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, जो जितनी भी इनपुट कंस्ट्रेंट्स आपने दिए, आपने जितनी भी कंडीशंस दी हैं कि वो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए बेस्ट सॉल्यूशन जो होता है, उस बेस्ट सॉल्यूशन को हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं, है ना? तो अब यहां पर सीधी सीधी बात क्या हुई कि आपको एक कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम दी हुई है, उस रियल लाइफ प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करने के लिए मल्टीपल टाइप के सॉल्यूशंस बनाए। उन सारे मल्टीपल टाइप के सॉल्यूशन जो वैलिड सॉल्यूशंस हैं उनको हम कहते हैं फीजिबल सॉल्यूशंस, और उन फीजिबल सॉल्यूशंस में से जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होता है, जो इनपुट क्राइटेरिया को फॉलो करता है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा है? ये वाला, जिसमें स्पैनिंग ट्री जो है उसकी कॉस्ट मिनिमम है। तो बेटा यहां पर हमें बेसिकली करना क्या है? कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम हमें दी जाएगी
तो हम पहले उस रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डिजाइन बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ डिजाइन, देन वी विल एनालाइज दैट डिजाइन, है ना. एनालाइज करने के बाद हम उसे प्रोग्राम का यूज करके इंप्लीमेंट करेंगे और फिर उस इंप्लीमेंटेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं कि वो किस तरह से काम करेगा. अब बात क्या थी कि आपने जितने भी, देखो डिजाइनिंग की जरूरत क्या है, क्योंकि हमने कहा कि एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं. अब वो मल्टीपल सॉल्यूशन आप पहले से एनालाइज कर लें और उस एनालिसिस में आप ये जान लें कि इन मल्टीपल सॉल्यूशंस में से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है ना. अगर आपने एक प्रॉब्लम, सपोज एक तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने एक तरह के सॉल्यूशन निकाल लिए, तो क्या जरूरी है कि कोई दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी वही सॉल्यूशन आपका काम करेगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है. तो आप अलग टाइप की प्रॉब्लम के लिए अलग टाइप के सॉल्यूशन आपको बनाने पड़ते हैं. तो इसलिए आपको एल्गोरिथम को डिजाइन करना सीखना है और एक बार एल्गोरिथम डिजाइन हो गया तो फिर आप उसको एनालाइज करना सीखेंगे. क्या करने के लिए? फीजिबल सॉल्यूशंस बना के उनमें से ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को निकालने के लिए. तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किसी भी प्रॉब्लम का हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. चलिए आगे चलते हैं. अब एल्गोरिथम के बारे में जैसे हमें पता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एल्गोरिथम होता क्या है. बेसिकली एल्गोरिथम इज बेसिकली अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इन अ सर्टेन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट. मतलब हमें पहले से पता है कि हमें क्या रिजल्ट चाहिए, किस टाइप की प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, क्या सॉल्यूशन हमें चाहिए. उसके हिसाब से जब हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाते हैं और उस सॉल्यूशन को कुछ प्रीडिफाइंड नंबर ऑफ स्टेप्स में लिख देते हैं इस तरह से कि वो नंबर ऑफ स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हो, तो उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज एल्गोरिथम. अब द एल्गोरिथम्स आर बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ अंडरलाइंग लैंग्वेजेस. जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि जब हम एल्गोरिथम बनाते हैं तो एल्गोरिथम लिखने का कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता. एल्गोरिथम आप किसी भी तरीके से अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. जैसे यहां पर मैंने एक एल्गोरिथम यहाँ आपको शो किया है कि दो नंबर्स को ऐड करने के लिए क्या सेट ऑफ प्रोसीजर्स है जो हम लिख रहे हैं. जैसे मैंने लिखा स्टार्ट इनपुट ए बी. ए और बी वो दो नंबर हैं जिन्हें हम ऐड करने के लिए एल्गोरिथम डेवलप कर रहे हैं. थर्ड स्टेप इज टू कैलकुलेट द सम ऑफ दीज टू नंबर्स. तो आई हैव रिटन कैलकुलेट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, देन प्रिंट सम एंड एंड. अब यहाँ जो ये चीज मैंने लिखी है ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे स्टार्ट ही लिखना है ना. ये यहाँ पे आपको एंड लिखना है. आप एंड की जगह फिनिश लिख दीजिए, एग्जिट लिख दीजिए. ओके, तो और यहाँ इनपुट की जगह आप रीड लिख सकते हैं, रीड ए एंड बी. कैलकुलेट की जगह कंप्यूट लिख सकते हैं. तो एल्गोरिथम को लिखने का कोई फिक्स्ड मेथड नहीं होता. एल्गोरिथम बेसिकली आप अपनी लैंग्वेज में या रफली आप किसी भी प्रॉब्लम के स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्यूशन को लिख देते हैं तो उसको हम बेसिकली एल्गोरिथम कहते हैं. तो इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ये रिलेटेड नहीं है. तो फर्स्ट वी नीड टू डिजाइन एल्गोरिथम, देन वी विल इंप्लीमेंट इट यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल while writing an algorithm, a very important thing is to understand what are the characteristics of a good algorithm. We need to keep it in our mind. हमें ये पता पहले से रखना है कि जब हम एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. जैसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है इनपुट. इनपुट में बेसिकली क्या है कि हम जब किसी भी प्रॉब्लम को करना स्टार्ट करते हैं तो हमें पहले से या तो हमारे पास कुछ इनपुट्स होते हैं या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कोई इनपुट ना हो और हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिजाइन करना हो. तो एनी एल्गोरिथम मस्ट टेक 0 और मोर इनपुट्स. मतलब इनपुट हो भी सकते हैं एल्गोरिथम के पास और ऐसा भी हो सकता है कि कोई इनपुट हमें पहले से ना मिले. अब जैसे इसका एग्जांपल समझिए. जैसे मैंने ये एल्गोरिथम यहाँ लिखा हुआ है, तो इस एल्गोरिथम में अगर कोई आपसे सपोज कहे कि आप ए और बी दो नंबर्स आपके पास हैं, उन दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए. तो पहला तरीका हमने क्या देखा कि ए और बी की वैल्यूज हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं और उसके बाद हमने इनको ऐड किया और सम को प्रिंट कर दिया. तो ये जो एल्गोरिथम है पर्टिकुलरली इसमें हमें दो इनपुट्स प्रोवाइड किए गए हैं, दो नंबर्स जिन्हें हमें ऐड करना है ना. और दूसरे टाइप का मान लो मैं आपसे कहूं कि आप कोई ऐसा एल्गोरिथम लिखिए जिसमें बस आप अपना नाम प्रिंट कर दीजिए. तो उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में आपको कोई इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं है. आप क्या करेंगे कि बस एक लाइन लिखेंगे, प्रिंट माय नेम. तो एल्गोरिथम में जरूरी नहीं है हमेशा आपको इनपुट मिले. बिना इनपुट के भी एल्गोरिथम डिजाइनिंग हो सकती है. तो एल्गोरिथम मे टेक इनपुट और इट मे नॉट एक्सेप्ट एनी इनपुट ऑल्सो. अब दूसरा जो पॉइंट है
जो फीचर है एल्गोरिथम का वो है आउटपुट। देखो बेटा, इनपुट के केस में तो ऐसा होता है कि आपको इनपुट मिले या ना मिले, बिना इनपुट के आप एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन बिना आउटपुट के कोई भी एल्गोरिथम नहीं होगा। जब भी आप किसी एल्गोरिथम को बनाएंगे तो इट विल ऑलवेज गिव वन और मोर आउटपुट, या तो एक आउटपुट देगा या मल्टीपल आउटपुट आपको देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए, आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिजाइन करें तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको उस प्रॉब्लम का मिलेगा ही मिलेगा, और जो रिजल्ट होगा वो आउटपुट की फॉर्म में ही आप देंगे, है ना। थर्ड इज फीजिबल। फीजिबल का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो बना दिया, लेकिन फीजिबल सॉल्यूशन कौन से होते हैं कि वो सॉल्यूशन जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं को यूज करके आपने बनाया। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसी चीजें यूज कर ली जो एक्चुअली उस एल्गोरिथम को जब हम इंप्लीमेंट करने के लिए चले तो हमें अवेलेबल ना हो। मतलब हमें वही सारे रिसोर्सेज यूज करने हैं जो उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के लिए रिक्वायर्ड होने चाहिए, है ना। एल्गोरिथम में वही सारी चीजें यूज करनी चाहिए जो हमें अवेलेबल हो सकती है। अब चौथा पॉइंट कौन सा है? फाइनाइटनेस। फाइनाइट वर्ड का मतलब क्या होता है? फाइनाइट वर्ड का मतलब है जो कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। फाइनाइट का मतलब है इट इज वैलिड और इट विल बी रनिंग फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, है ना, और उसके बाद ये एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए। जैसे आप जब सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे तो वहां पर आप लोगों ने देखा था हमने लूप डिजाइनिंग की थी। जैसे मैंने अगर कहा, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया i इज इक्वल टू 1, और उसके बाद मैं सी प्रोग्रामिंग का एग्जांपल इसलिए लेके चल रही हूं क्योंकि ये 100% आपने फर्स्ट ईयर में ये लैंग्वेज पढ़ी है। और फिर मैंने लिखा i इज लेस देन इक्वल टू, सपोज लेस देन इक्वल टू 3, i इज लेस देन इक्वल टू 3। तो उस केस में हमने क्या कंडीशन दी है कि i की वैल्यू 3 से जब तक कम रहेगी तब तक सपोज हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं printf, और printf में मैंने क्या लिखा, %d, और मैंने i की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, है ना। printf %d प्रिंट द वैल्यू ऑफ i एंड देन इंक्रीमेंट i++, और फिर मैंने इसको बंद कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि i की वैल्यू मैंने 1 से इनिशियलाइज की, जब तक i की वैल्यू 3 से कम रहेगी तब तक मैं इस i को प्रिंट हमारा होता रहेगा। i की वैल्यू जैसे इंक्रीमेंट होगी, पहले ये वैल्यू 2 होगी, 2 पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जैसे ही इंक्रीमेंट होके अगेन ये जो वैल्यू है ये 3 होती है, ये जो कंडीशन है ये आपकी फॉल्स हो जाएगी, यहां से फॉल्स हो जाएगी और हम सीधे यहां लूप के बाहर आ जाएंगे। तो मतलब ये अगर हमने जो एल्गोरिथम बनाया है, ये एल्गोरिथम कुछ नंबर ऑफ टाइम रन होने के बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। इसे हम कहते हैं फाइनाइटनेस। मतलब जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने बनाया वो सॉल्यूशन फाइनाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने ऐसा बना दिया जो टर्मिनेट ही ना हो। अगर वो टर्मिनेट नहीं होगा तो वो कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसके डिफाइंड आउटपुट्स आप नहीं ले पाएंगे। जैसे इसी एग्जाम्पल में अगर मैं कहूं कि मैंने लिखा while 1 और यहां मैंने लिखा i इज इक्वल टू 1, और उसके बाद चाहे हम यहां पर कोई भी स्टेटमेंट लिखें, यहां मैंने कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगा रखा, तो अब इस केस में क्या होगा, कंडीशन में मैंने लिखा while 1 मतलब ऑलवेज ट्रू, तो आप इसके अंदर i की वैल्यू को चाहे कैसे भी मॉडिफाई कर दें, जब तक आप इसमें कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तब तक ये जो लूप है ये इनफाइनाइट लूप रहेगा। मतलब ये एक बार लूप में एंट्री होने के बाद दिस लूप विल नेवर टर्मिनेट, और अगर ये लूप टर्मिनेट नहीं करेगा तो आपका जो प्रोग्राम है वो कभी एंड नहीं होगा। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाने के लिए एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं तो उस एल्गोरिथम को इस तरह से कोड दिया जाए, इस तरह से उसकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी जाए कि वो एल्गोरिथम डेफिनेटली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद टर्मिनेट हो जाए। ओके, देन the next characteristic of important characteristic of an algorithm is definiteness, और इसी characteristic को हम दूसरी टर्म में unambiguous property भी कहते हैं। unambiguous का ambiguity का क्या मतलब होता है? ambiguity का मतलब है confusion, है ना। confusion का मतलब कि एक स्टेटमेंट लिखा है, उस स्टेटमेंट के मल्टीपल मीनिंग नहीं होने चाहिए, क्योंकि बेटा एल्गोरिथम बेसिकली क्या है, एल्गोरिथम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना दिया, अब उस सॉल्यूशन को देख के अगर कोई उसका प्रोग्राम बनाएगा और उसको सॉल्यूशन में लिखी हुई किसी बात या किसी स्टेप का मतलब ही समझ में नहीं आया, तो क्या वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो पाएगा? नहीं। तो इसलिए आपको एल्गोरिथम में जितने भी स्टेटमेंट्स लिखने हैं
उन सबका क्लियर मीनिंग एल्गोरिथम के अंदर पता चल जाना चाहिए। एग्जाम्पल लीजिए, सपोज मैंने यहां लिखा इनपुट, सपोज ये एल्गोरिथम लिखा हुआ है स्टार्ट और उसके बाद लिखा है इनपुट ए एंड बी। अब मैं यहां पर सपोज ए एंड बी ना लिखूं, खाली लिख दूं इनपुट, तो क्या अगर इसको कोड को कोई इंप्लीमेंट करेगा तो उसको समझ में आएगा इनपुट का क्या मतलब है, क्या इनपुट करना है, किस चीज को इनपुट करना है? यहां क्लैरिटी खत्म हो गई। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहलाती है? अनएम्बिग्विटी और डेफिनेटनेस ऑफ एन एल्गोरिथम, कि एवरी इंस्ट्रक्शन, एवरी स्टेटमेंट ऑफ द एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। कोई कंफ्यूजन किसी स्टेटमेंट में नहीं होना चाहिए। इंप्लीमेंट करते समय ये पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कैसे हमें प्रोग्राम में लिखना है। अब अगला जो है वो है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ कि भाई बहुत सीधी सीधी बात है कि आप इफेक्टिव एल्गोरिथम किसे कहते हैं? कि जितने भी स्टेटमेंट्स आपने लिखे, जितने भी ऑपरेशंस आपने यूज किए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन ऑपरेशंस को आप चला के देख सकें, आप पेन पेपर पर उन्हें टेस्ट करके देख सकें। आपको ट्रिवियल ऑपरेशंस यूज करने हैं। ट्रिवियल का मतलब ऑब्वियस सिंपल ऑपरेशंस जिनको आपको पता है। बहुत ज्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस यूज करके अगर आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे तो जरूरी नहीं है कि वो ऑपरेशंस डायरेक्टली कंप्यूटर पर इंप्लीमेंट हो सके। तो हमेशा एल्गोरिथम इफेक्टिव तब होता है जब उसकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस जो आपने लिखी हैं वो इतनी बेसिक लिखी जाएं कि उनको थ्योरेटिकली भी आप, जिसे हम ड्राई रन कहते हैं, कि हम एल्गोरिथम को ड्राई रन करके भी उसकी रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ओनली नेसेसरी ऑपरेशंस आर इंक्लूडेड। अननेसेसरी कोई भी डिटेल आपको एल्गोरिथम के अंदर नहीं लिखनी है। जो रिक्वायर्ड ना हो वो आपको एल्गोरिथम के अंदर नहीं लिखना। बिल्कुल सटीक, अगर 5 इंस्ट्रक्शन में एल्गोरिथम कंप्लीट हो रहा है तो 5 इंस्ट्रक्शन आपको लिखनी है। छठी इंस्ट्रक्शन जिसका कोई मीनिंग ना हो आपको एल्गोरिथम में इंक्लूड नहीं करनी, और वो इंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल सिंपल ऑपरेशंस यूज करके लिखनी है जो डायरेक्टली इंप्लीमेंट हो सके। फिर अगला है डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम का क्या मतलब हुआ कि भाई आपने कुछ इनपुट वैल्यूज पर एल्गोरिथम को चेक किया, टेस्ट किया कि वो क्या रिजल्ट दे रहा है ना? तो एक सेट ऑफ इनपुट पर हर बार आपने अगर 5 बार उसी सेट ऑफ इनपुट पर एल्गोरिथम को चेक किया तो 5 बार वो सेम आउटपुट जनरेट करे। ऐसे एल्गोरिथम को हम डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम कहते हैं। देखिए, इट प्रोड्यूसेस द सेम आउटपुट फॉर द सेम इनपुट। आप इनपुट अगर सेम देते हैं उसको तो ये हर बार अलग अलग आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेगा तो आप श्योर नहीं हो पाएंगे कि जो रिजल्ट आपको चाहिए एवरी टाइम ऑन द सेम इनपुट दैट पर्टिकुलर रिजल्ट विल बी अवॉर्डेड टू यू पीपल। ओके, तो जब भी आपको एल्गोरिथम डिजाइन करनी है तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एल्गोरिथम के जो आपको ध्यान रखने हैं डिजाइन करते हुए, और बाद में चेक करने हैं कि ये सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं या नहीं। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज बेसिकली, हाँ बेटा, अब नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है कि हम प्रायरी और पोस्टीरियरी, 2 तरह की एनालिसिस होती है। जब भी हम पढ़ते हैं एल्गोरिथम्स में तो प्रायरी और पोस्टीरियरी 2 तरह की एनालिसिस के बारे में हमें डिफरेंशिएट करना होता है। प्रायर एनालिसिस के नाम से ही पता चलता है इसमें क्या यूज है। प्रायर, प्रायर मतलब पहले, वो एनालिसिस जो पहले की जाती है। पहले मतलब इंप्लीमेंटेशन से पहले, प्रोग्राम बनाने से पहले जो एनालिसिस की जाती है वो एनालिसिस है प्रायरी एनालिसिस। पोस्टीरियरी एनालिसिस कौन सी है? जो इंप्लीमेंटेशन के बाद की जाती है। मतलब एक बार आपने प्रोग्राम बना लिया उसके बाद जो एनालिसिस हुई वो क्या है? पोस्टीरियर एनालिसिस। So this is after the implementation and this is before the implementation. इंप्लीमेंट करने से पहले जो एनालिसिस आपने की वो प्रायरी एनालिसिस है। अब देखिए क्या डिफरेंशिएशन है। जैसे अभी हमने कहा कि जब भी हम एल्गोरिथम बनाते हैं तो उस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने से पहले हम सारी जो एनालिसिस करते हैं वो कौन सी एनालिसिस हुई? प्रायरी एनालिसिस। और एक बार प्रोग्राम बनाने के बाद जब हम उसे सिस्टम पे टेस्ट करते हैं तो वो कौन सी एनालिसिस हुई? पोस्टीरियर एनालिसिस। ओके, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। एग्जाम में जो आपने इससे पहले पढ़ा, ये वाला जो स्लाइड आपने पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, इसमें एल्गोरिथम की डेफिनेशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी जो शुरू के आपके फर्स्ट जो सेक्शन आता है जिसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वहां पर ये यूजुअली पूछ लिया जाता है। ओके, तो अब इस पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन में एक एक करके पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एन एल्गोरिथम, वही बात हुई कि एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने से पहले जो एनालिसिस हम उसके ऊपर करते हैं उसे हम प्रायरी एनालिसिस करते हैं, जबकि जो पोस्टीरियर एनालिसिस होती है वो एग्जीक्यूशन के
बाद होती है, मतलब जब एल्गोरिथम हम लिख लेते हैं उसके बाद जब इंप्लीमेंट होता है तब वो एनालिसिस हम परफॉर्म करते हैं। ये जो एनालिसिस है ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर या किसी हार्डवेयर पर डिपेंडेंट नहीं है। क्यों? नेचुरली, क्योंकि अभी तक हमने प्रोग्राम तो बनाया नहीं है, तो हमने जब प्रोग्राम नहीं बनाया, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, तो अब जो ये एनालिसिस है हम ये पेन पेपर पर कर रहे हैं, ये किसी लैंग्वेज पर या किसी हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जबकि ये कब करते हैं? पोस्टीरियरी एनालिसिस के लिए क्या करना होता है? प्रोग्राम जो होता है वो एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करता है। प्रोग्राम को बनाने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे और उस कोड को रन कराने के लिए हम कंप्यूटर का हार्डवेयर भी यूज करेंगे। तो ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हार्डवेयर दोनों पर डिपेंडेंट है ना। जबकि प्रायरी एनालिसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिथम डिजाइन और डिजाइन करने वाले के ऊपर डिपेंडेंट है। फाइन। थर्ड है अप्रोक्सीमेटेड आंसर मिलता है आपको। आप पेन पेपर पर अगर किसी भी चीज को रन करेंगे तो अप्रोक्सीमेटेड आंसर आपको मिलेगा, जबकि जब एक्चुअली आप उसे कंप्यूटर पे रन कराएंगे तो रियल टाइम में उसमें कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, कितना टाइम वो ले रहा है, ये सारी चीजें आपको एग्जैक्ट जो उसके जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं वो जब आप प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं आपको वहां पता चलती है। देन चीपर, इट इज चीपर देन पोस्टीरियरी एनालिसिस। दीज टू एनालिसिस आर देयर। दोनों में से कॉस्ट किस में कम आएगी? नेचुरली इसमें तो कोई कॉस्ट आ ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि ना तो आपने सीपीयू को कोई प्रोग्राम दिया, ना आपने कोई हार्डवेयर यूज किया। आप इसको ऑफलाइन अपने पास सॉल्यूशन बना के उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो इसमें नेचुरली कोई कॉस्ट नहीं आती। जबकि ये जो आपने एनालिसिस किया, ये सारा का सारा एनालिसिस कंप्यूटर पर आप कर रहे हैं, तो कंप्यूटर पर जो हार्डवेयर आप रन करेंगे उसकी कॉस्ट आएगी, जो सीपीयू का टाइम आपने लिया उसकी कॉस्ट आएगी, जो मेमोरी इसने ऑक्यूपाई किया वो भी इसकी कॉस्ट में ऐड होगा। तो प्रायरी एनालिसिस की जो कॉस्ट होगी वो कंपैरेटिवली इससे कम होगी नेचुरली, है ना। अब मेंटेनेंस जो फेज है वो इस एनालिसिस में रिक्वायर्ड नहीं है। मेंटेनेंस का मतलब क्या हुआ कि आपने एक बार एल्गोरिथम बना दिया, अभी तक वो एल्गोरिथम आपने किसी कस्टमर को दिया ही नहीं, आपने उसको कंप्यूटर पे इंप्लीमेंट किया ही नहीं, तो मेंटेनेंस फेज में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जबकि यहां पर ये जो एल्गोरिथम है, ये जो एनालिसिस है, ये मेंटेनेंस फेज इसके लिए जरूरी है, क्योंकि एक बार आपने उसको इंप्लीमेंट कर दिया, अब इंप्लीमेंट करने के बाद आपको अगर अब भी लगता है, देखिए पहले आपने प्रायरी एनालिसिस परफॉर्म की, उसके बाद आपने एक एफिशिएंट एल्गोरिथम डिजाइन कर दिया, फिर जब आपको लगा कि ये बढ़िया सॉल्यूशन है तो आपने उसका प्रोग्राम बनाया, रन कर दिया। प्रोग्राम रन करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि कुछ इनपुट्स आपको उसे बाद में मिले, आप उसको और एम्फसाइज करना चाहें और ऑप्टिमाइज करना चाहें, आपको कुछ और नई चीजें उसमें ऐड करनी है, तो वो ये जो प्रोग्राम होगा ये मेंटेनेंस फेज में चला जाएगा। ये वाला जो एनालिसिस है ये मेंटेनेंस फेज में काम करता है, ठीक है। जबकि प्रायरी एनालिसिस में मेंटेनेंस फेज का कोई रोल नहीं है। ओके, चलिए अब हम परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात करेंगे। यहां से अभी तक हमने जो पढ़ा वो पहले से थोड़ा सा आइडिया आपके पास पहले से था। अब इस सब्जेक्ट में हमें जो एल्गोरिथम्स हम डिजाइन करते हैं उन एल्गोरिथम्स की परफॉर्मेंस को हमें एनालाइज करना है कि ये एल्गोरिथम कैसे परफॉर्म कर रहा है, कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस में इसकी जाएगी, है ना। तो दो टाइप से दो चीजें हैं जिनके बेसिस पर हम इसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इन दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। फाइन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिथम को अगर आप प्रोग्राम की फॉर्म में इंप्लीमेंट करके कंप्यूटर पे रन करते हैं तो कंप्यूटर में जो सीपीयू है, कितना सीपीयू टाइम उस एल्गोरिथम को रन करने में लगा, इनपुट देने से लेकर या शुरू होने से लेकर फाइनल आउटपुट आने तक टोटल एग्जीक्यूशन टाइम आपके एल्गोरिथम को कितना चाहिए, वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। देखिए, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम टू रन एज अ फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ इनपुट। इस बात का क्या मतलब है? लेंथ ऑफ इनपुट मतलब जैसे हम अगर एक वेरिएबल की बात करें तो लेंथ कितनी हुई? 1। दो वेरिएबल की बात करें तो 2। जैसे मैं एरे का एग्जांपल लूं, आपने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर मैंने एक एरे बनाया, सपोज 4 एलिमेंट्स का मैंने एक एरे बनाया और उस एरे में मैंने लिखा 1, 8, 3, 6, ये 4 एलिमेंट मैंने इसमें डाल दिए। तो ये 4 क्या है? दिस इज n is equal to 4, दैट मीन्स इनपुट साइज इज 4। अगर मुझे इस एरे के ऊपर काम करना है तो एरे का जो इनपुट साइज है वो 4 है। तो अब इस एरे के ऊपर हम जो भी एल्गोरिथम बनाएंगे, कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, तो इनपुट का साइज कितना है?
4। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हमेशा इनपुट साइज के टर्म में ही कैलकुलेट होती है। इनपुट का साइज कम होगा तो नेचुरली आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कम होगी। अगर इनपुट का साइज बढ़ेगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो हमेशा इंक्रीज होगी। इंक्रीजिंग फंक्शंस की मैं बात कर रही हूँ, ऐसे फंक्शन जो टाइम के साथ या इनपुट बढ़ने के साथ उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। ठीक है, फिर अगला जो चीज है, अगला जो टर्म है जिसके थ्रू हम बात करते हैं वो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या हुआ कि जब हम इस पर्टिकुलर कोड को इंप्लीमेंट करेंगे तो मेमोरी में कितनी मेमोरी ये ऑक्यूपाई करेगा। द अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज्ड बाय अ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग इट्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो बताइए यहां पर जरा, अगर मैं कहूं कि ये चारों के चारों जो वैल्यूज मैंने ली ये इंटीजर्स हैं, जब हम प्रोग्राम बनाएं तो हम पहले स्पेसिफाई कर दें कि ये इंटीजर वैल्यूज हैं, तो उस केस में बताइए जरा इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। अगर मैं ये अज्यूम करके चलूं कि एक इंटीजर 4 बाइट ले रहा है, एक इंटीजर स्टोर होने के लिए 4 बाइट ले रहा है मेमोरी में, तो बताइए मेरे पास कितने इंटीजर्स हैं, 4 इंटीजर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कंजम्पशन कितना हो गया बताइए, 16 बाइट्स। तो ये क्या हुआ 16 बाइट्स। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की जब हम इसे रन करेंगे, एटलीस्ट अभी तक अगर मैंने इसमें कोई और वेरिएबल नहीं लिया तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है 16 बाइट्स। और ये किस टर्म में आई, ये किसके टर्म में आई, n के टर्म्स में आई। इट इज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ इनपुट्स या और द इनपुट साइज। ओके, तो किसी भी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए इन दो टर्म्स को हमें समझना जरूरी है और इन्हीं दो टर्म्स को हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए जैसे यहां पर ये एक फिगर आपको देखने को मिल रही है, इस फिगर में ये जो नीचे वाली जो एक्स एक्सिस है ये है n इनपुट साइज, और इनपुट साइज और ये है ऑपरेशन, डिफरेंट ऑपरेशंस हम कैरी आउट कर रहे हैं सपोज। तो इनपुट साइज का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे इनपुट का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो कंपैरेटिवली बढ़ेगी। ये चीज हम अभी डिटेल में आगे जाके डिस्कस करेंगे। दिस इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट, यहाँ ये fn ही हम यूज कर रहे हैं, दिस इज fn एंड दिस fn इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस पर्टिकुलर इनपुट एलिमेंट। तो इस n के ऊपर बेस्ड ये फंक्शन है, इस फंक्शन की हेल्प से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं। तो जैसे जैसे हम n की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये जो डिफरेंट फंक्शंस हैं ये बताते जाएंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से इंक्रीज हो रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पर 1 लूं तो 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अगर मैं खाली यहाँ पर log n लूं तो log n की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे मैं n लूं तो n की वैल्यू हमें पता है log n से ज्यादा होती है। फिर हम अगर यहाँ पर n को log n से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी टोटल वैल्यू इन सबसे ज्यादा होती है। ऐसे कर करके हम डिफरेंट फंक्शंस को ग्रो करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से कैसे डिफरेंट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होती हैं, कैसे n की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट या अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करेंगे। और हम इनके जरिए कंपेयर कर पाएंगे कि एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दूसरे एल्गोरिथम्स के कंपैरिजन में कम है या ज्यादा। ठीक है बेटा, तो बेसिकली किसी भी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज हमें उसकी कैलकुलेट करनी है। चलिए, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि रिसोर्सेज फॉर एन एल्गोरिथम आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन रिगार्डिंग इनपुट। रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, टाइम और स्पेस। किसी भी एल्गोरिथम के रिसोर्सेज का मतलब है कि वो सीपीयू टाइम कितना लेगा और उसे मेमोरी में कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट है रन होने के लिए। तो ये दोनों चीजें हम एक फंक्शन की हेल्प से दिखाते हैं और वो जो फंक्शन होता है वो फंक्शन इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा fn का मतलब f इज द फंक्शन, इट इज अ टाइम फंक्शन और स्पेस फंक्शन विच इज डिपेंडेंट अपॉन द इनपुट साइज, n इज द इनपुट साइज। और इसको अगर एक इक्वेशन, सपोज ये एग्जाम्पल इक्वेशन है, ये कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए एक इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है। तो ये क्या है, an² + bn + c। अब देखिए बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में a, b और c ये तो कांस्टेंट टर्म्स हैं, है ना। जो मोस्ट रेलेवेंट टर्म है जिनके ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है, क्योंकि कांस्टेंट्स तो कभी चेंज नहीं होते, वैल्यू किसकी चेंज होगी, n की वैल्यू चेंज होगी। एक एल्गोरिथम आपने मान लीजिए पांच एलिमेंट के एरे पे काम करने के लिए आपने एल्गोरिथम बनाया,
तो आप अगर एरे के एलिमेंट 10 ले, 100 ले, 1000 ले, 2000 ले, तो एल्गोरिथम तो सेम चलना चाहिए। अब यहाँ चेंज क्या हो रहा है, एन का साइज चेंज हो रहा है। एन जैसे जैसे वेरी करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इट इज द फंक्शन ऑफ एन, है ना। तो अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में देखो, ए बी सी कॉन्स्टेंट है, एन स्क्वायर इज द फर्स्ट टर्म, सबसे बड़ा टर्म जो डोमिनेंट टर्म है वो है एन स्क्वायर, दूसरा टर्म है एन, यहां वाला, ये वाला। तो एन स्क्वायर और एन ये दो टर्म्स हैं। अब इन दोनों टर्म्स में मुझे बताइए, अगर मैं एन की वैल्यू को इंक्रीज करूं तो ज्यादा रेलेवेंट या ज्यादा डोमिनेंट कौन सा टर्म बनेगा? कौन सा टर्म इन दोनों में से ऐसा है जो ज्यादा ग्रो करेगा? नेचुरली एन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप देखिए, एक तरफ आपने एन लिखा, एक तरफ आपने एन स्क्वायर लिखा, ठीक है। जब आपने एन की वैल्यू 1 ली तो उस केस में इन दोनों की वैल्यू 1 है। अगर आपने एन की वैल्यू 2 ली तो उस केस में एन की वैल्यू कितनी है? 2, और एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 4। आपने एन की वैल्यू 3 ली तो उस केस में एन तो है 3 और एन स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो इसका मतलब जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है तो जो डोमिनेंट टर्म है कौन सा? एन स्क्वायर, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, किसके ऑर्डर में बढ़ रही है, किसके ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रही है? इस टर्म के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रही है। दिस इज द डोमिनेंट टर्म। ओके, तो हम जब भी कोई बात, अब एक एक करके चलिए अब समझते हैं इसको। जैसे एन, अब यहां क्या लिखा है? एन स्क्वायर इज द टर्म विच डोमिनेट्स द फंक्शन व्हेन एन गेट्स सफिशिएंटली लार्ज। मतलब जो स्टार्टिंग वैल्यूज हैं उन पर तो ऑलमोस्ट इनकी वैल्यूज सेम आ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे एन की वैल्यू को हम बढ़ाते चले जाएंगे और इतना बढ़ा देंगे कि वो इनफाइनाइट तक पहुंच जाए, तो तब उस केस में एन की वैल्यू और एन स्क्वायर की वैल्यू में बहुत डिफरेंस होगा। तो अब हम यहाँ क्या कहते हैं कि जब भी हमें कोई फंक्शन दिया है, किसी टाइम फंक्शन की बात करें, स्पेस फंक्शन की बात करें, तो उस टाइम पर हम फंक्शन में से जो मोस्ट डोमिनेंट टर्म है, जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है, उस टर्म को कंसिडर करते हैं। हमने इस वाले टर्म को कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये जो है, इनकी ग्रोथ जो है वो नेग्लिजिबल है। तो हम कौन से टर्म कंसिडर कर रहे हैं? हमें क्या लग रहा है कि एन की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये जो फंक्शन है एफ एन, ये किसके, अब इसे कहेंगे दिस इज ऑर्डर ऑफ। अभी आपको ये कुछ नहीं समझना मैंने यहाँ बिगो क्यों लिखा, मैंने सिर्फ ये लिखा, आप इस ऐसे समझिए कि एफ एन विल ग्रो इन द ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इट विल बी रिप्रेजेंटेड इन द ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, एन स्क्वायर के करस्पॉन्डिंगली आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इंक्रीज होगी। ये जितने भी दूसरे टर्म्स हैं ये इसके कंपैरिजन में बहुत छोटे हो जाएंगे और इन्हें हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ अप्रोक्सीमेट आंसर्स चाहिए। जब भी हम एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, देखिए आपने पहली स्लाइड में भी देखा था कि आप जब प्रायरी एनालिसिस करते हैं तो वहां पर अप्रोक्सीमेट आंसर्स होते हैं, अप्रोक्सीमेशन के थ्रू हम एनालाइज करते हैं। एग्जैक्ट आंसर आपको प्रोग्राम में मिलेंगे जब आप एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ अप्रोक्सीमेशन के लिए हम क्या करेंगे? डोमिनेंट टर्म्स को कंसिडर करेंगे, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर टर्म कंसर्निंग एन। एन की वो टर्म जिसमें एन का ऑर्डर सबसे ज्यादा हाई हो आर कंसिडर्ड एंड ऑल द कॉन्स्टेंट्स एंड कोफिशिएंट्स आर इग्नोर्ड। इसके अलावा बाकी जितने भी कॉन्स्टेंट्स और कोफिशिएंट्स होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो Fn is said to be asymptotically equivalent to n square। अब ये asymptotically का क्या मतलब है? asymptotically का मतलब है approximately, कि मतलब जब n की वैल्यू sufficiently large हो जाए। कितनी लार्ज? कि जैसे n tends to infinite, मतलब काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज जब हो जाए तो उस केस में जो ये फंक्शन है ये अप्रोक्सीमेटली इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं वो n स्क्वायर के लगभग अप्रोक्सीमेटली n स्क्वायर के आसपास इसकी वैल्यूज आने लगेंगी। तो उसे हम कहते हैं एसिम्प्टोटिक इक्विवेलेंस, या ये कहते हैं एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसलिए हमने ये नहीं कहा कि इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है, हमने कहा कि इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, मतलब ये n स्क्वायर के ऑर्डर में ग्रो करेगी। जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ेगा ये n उस इनपुट साइज के स्क्वायर के ऑर्डर में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इस तरह से हम जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो सारी चीजें हम किसके टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे? इनपुट के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे एंड ऑर्डर ऑफ ग्रोथ के हिसाब से हम उन चीजों को देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं। अब यहां पर देखिए, अब ये जो टाइम फंक्शंस हैं जिसके बारे में भी मैंने बताया था आपको
कितने टाइप के टाइम फंक्शंस होते हैं। देखिए जैसे यहां पर मैंने लिखा ऑर्डर, ऑर्डर के टर्म में हम बताएंगे कि क्या मतलब है। कांस्टेंट टाइम फंक्शन, सबसे पहला टाइम फंक्शन कौन सा, जो कांस्टेंट है, मतलब जिसमें इनपुट का साइज चेंज होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या हुआ कि वहां पर कोई इनपुट नहीं है, जैसे ऑर्डर ऑफ 1, ये कैसा टाइम फंक्शन है, ऑर्डर ऑफ 1, ये कांस्टेंट टाइम फंक्शन है। क्यों, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये किसी इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, किसी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये कांस्टेंट है, 1 यूनिट ऑफ टाइम ये इस टाइप के एल्गोरिथम लेते हैं। इनका एग्जांपल देखिए, जैसे fn इज इक्वल टू 2, fn इज इक्वल टू 100, fn इज इक्वल टू 3420, क्या ये वैल्यू n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही। तो इनकी सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग O ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1। ये जितने भी फंक्शंस हैं ये सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, अब अगले टाइप के जो फंक्शंस हैं वो हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, जो लॉग की टर्म्स में एक्सप्लेन किए जाते हैं। जैसे इन्हें क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ लॉग n। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं इसलिए दे रही हूं आपको ताकि आप जब कॉम्प्लेक्सिटीज पढ़े तो आप इन बातों को रिलेट कर पाए। ठीक है, जब भी हम log n पढ़ेंगे तो हम बाय डिफॉल्ट इसके बेस को 2 मान के चलेंगे कि log n बेस 2। अब इस टाइप के फंक्शंस को लॉगरिथमिक फंक्शंस कहा जाता है। अब ये इस कहां पे जाएगा, किस तरह चलेगा, जैसे सपोज मैंने यहां कहीं लिखा कि fn इज इक्वल टू log n प्लस 1 या 2 log n प्लस 1, तो fn की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ log n। क्यों, क्योंकि इसमें जो डोमिनेंट टर्म है, देखिए क्या है, 2 तो कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, n के करस्पॉन्डिंग बस एक ही टर्म है और वो क्या है, log n। तो fn की जो वैल्यू है वो किसके ऑर्डर में इंक्रीज होगी, log n के ऑर्डर में। तो इस टाइप के जो एल्गोरिथम्स होते हैं उनको कहते हैं लॉगरिथमिक एल्गोरिथम्स या लॉगरिथमिक मॉडल्स। ठीक है, फिर थर्ड टाइप आपका आता है लीनियर मॉडल्स, लीनियर मेथड्स। ये क्या है, लीनियर का मतलब n रेज़ टू द पावर 1, n की सिंगल पावर, जैसे ये है, ये वाले, इसमें क्या है 2n प्लस 1, n क्या है, एक बार है, n की डिग्री, n की पावर है 1, ऐसे यहां पर n की पावर 1, ये 1000 है, कांस्टेंट टर्म है। इसी तरह इस टर्म में देखिए 200n प्लस n डिवाइडेड बाय 2, n डिवाइडेड बाय 2, n की पावर कितनी है, 1 ही है। तो इसमें जितने भी डोमिनेंट टर्म है उसमें जो सबसे बड़ा टर्म है उसमें भी जो डिग्री है ऑर्डर ऑफ n वो दैट इज 1। तो ये कौन सा वाला, ये लीनियर प्रॉब्लम्स हैं, इनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, दिस इज big O ऑफ n, इन्हें लीनियर बोलते हैं। तो दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन इज रिटन एज big O ऑफ n। नाउ वी कम टू क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ, n की डिग्री 2, n की जो पावर है वो 2। इसमें देखिए डोमिनेंट टर्म क्या है, n स्क्वायर, इसमें डोमिनेंट टर्म क्या है, n स्क्वायर, क्योंकि फिर n है और 40 है, इनकी वैल्यूज इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी रह जाएंगी। जब n की वैल्यू सफिशिएंटली लार्ज होगी तो इन दोनों टर्म्स की वैल्यू, इसकी तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कम रहेगी, तो डोमिनेंट टर्म क्या है, n स्क्वायर। तो इस तरह की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज कहा जाता है, और वो एल्गोरिथम जो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज देती है उन्हें क्वाड्रेटिक टाइम एल्गोरिथम्स कहते हैं। तो दिस इज big O of n square, this complexity will be written as big O of n square। then क्यूबिक के केस में क्या होगा, देखिए अब जैसे ये एग्जांपल यहाँ लिखा है 5n क्यूब प्लस 200n स्क्वायर 10n प्लस 40, ये कांस्टेंट है, ये n स्क्वायर है, ये n है। डोमिनेंट टर्म कौन सा है, सबसे बड़ी डिग्री n क्यूब, तो ये फंक्शन कौन सा हुआ, n क्यूब फंक्शन। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स आर क्यूबिक एल्गोरिथम्स। तो इनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज विल बी रिटन इन द ऑर्डर ऑफ n क्यूब, राइट। देन द नेक्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब 2 रेज़ टू द पावर n, 3 रेज़ टू द पावर n, किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की अगर हम पावर n में लगाते हैं और पावर हर बार चेंज होती है तो उन्हें हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल टाइम फंक्शंस। जैसे ये लास्ट एग्जांपल देखिए, दिस इज 2 रेज़ टू द पावर n, दिस इज 20 n स्क्वायर n 40। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं इन्हें कंपेयर करूं तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, n के कंपैरिजन में n स्क्वायर इज अ बिगर टर्म, और n स्क्वायर के कंपैरिजन में 2 रेज़ टू द पावर n इज अ मच बिगर टर्म। मतलब जब n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आप देखिए कि n की वैल्यू के इंक्रीज होने पर
एन स्क्वायर उतनी स्पीड से इंक्रीज नहीं होगा जितनी स्पीड से 2 रेज़ टू द पावर एन इंक्रीज होता है। एन की बड़ी वैल्यूज पर 2 रेज़ टू द पावर एन विल बी सफिशिएंटली लार्जर देन दीज अदर वैल्यूज। तो ये इसका डोमिनेंट टर्म क्या हुआ, 2 रेज़ टू द पावर एन। तो इसलिए इस टाइप के एल्गोरिथम्स को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिथम्स। दिस इज एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिथम। ओके बेटा, तो टाइम फंक्शंस के ये अलग अलग टाइप होते हैं। जब भी हम एल्गोरिथम एनालाइज करेंगे तो हम ये देखेंगे लीनियर एल्गोरिथम, पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम या एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिथम। इस टाइप के एल्गोरिथम्स को पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम्स कहा जाता है। ये पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, जो एन की पावर्स में चलते हैं। एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल टाइम, लीनियर एल्गोरिथम्स, पॉलिनोमियल टाइप एल्गोरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम्स। ओके, चलिए ठीक है। अब देखिए, अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यानी यहां पर स्टार्ट हो गई, जैसे ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शंस। ये हमें समझना है क्या है ये, कि आप, अब ये हमें पता है कि किसी भी कोई भी टाइम फंक्शन हमने दिया हुआ है तो उस जो टाइम फंक्शन है उसकी जो ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेंथ ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे हम इनपुट की लेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे वो फंक्शन इंक्रीज होता जाएगा। तो मैंने यहाँ पहले से कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, ये आपकी जानकारी के लिए है। आप जब ये लेक्चर देखें तो आप इनको अपनी नोटबुक में, एक बात तो बेटा मैं हमेशा आपसे कहूंगी कि इट वुड बी गुड प्रैक्टिस की अगर आप एक नोटबुक मेंटेन करें और उस नोटबुक में ये जो चीजें मैंने बताई इनको साथ साथ परफॉर्म करके देखें तो आपके लिए इजी होगा समझना। ओके, तो यहां पर देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले मैंने लिखा 1, दिस इज कॉन्स्टेंट, फॉलोड बाय लॉग लॉग एन, देन अंडर रूट एन। इनका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम एन की वैल्यूज को इंक्रीज करेंगे तो ये जो राइट साइड वाले फंक्शंस हैं ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली लेफ्ट वाली वैल्यूज से बढ़ती चली जाएंगी। तो log n इज ऑलवेज ग्रेटर देन log n, अंडर रूट n इज ऑलवेज ग्रेटर देन log n, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन अंडर रूट n एंड सो ऑन। तो पहले क्या हुआ n, देन n log n, देन n स्क्वायर। n की कितनी भी वैल्यूज आप बढ़ा दें, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए समझिए। अगर n स्क्वायर हम कह रहे हैं तो n स्क्वायर की वैल्यू 2 रेज़ टू द पावर n से हमेशा कम रहती है। आप n की वैल्यूज पुट करके देखिए, जब आप 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 2 है। जब आप 2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी। करके देखिए, चलिए आपने 1 पुट किया तो n स्क्वायर की वैल्यू क्या है, चलिए मैं यहां पर आपको एक एक करके शो करके दिखाती हूँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम फंक्शंस में आगे ग्रो करते जाएंगे ये जो फर्दर आगे की वैल्यूज हैं ये सारी की सारी वैल्यूज पुरानी वाली वैल्यूज से बड़ी होंगी। जब n की वैल्यू बड़ी होगी तो ये इस तरह से इस ऑर्डर में फंक्शन की जो वैल्यूज हैं, जो कंप्यूटेशंस हैं, वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिया है ये समझने के लिए कि इस बात का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर हमने सीधा सीधा लिया, अगर मैंने मान लीजिए n की वैल्यू 1 से ये काम करना स्टार्ट किया, चेक करेंगे हम इनकी वैल्यूज को, ये किस ऑर्डर में बढ़नी शुरू होती है। ठीक है, जब n की वैल्यू मैंने 1 ली तो मैंने log n, log 1 क्या है ये, दिस इज log 1। जब भी कोई log हम लिखते हैं उसकी बेस को हम हमेशा 2 मान के चलेंगे। तो दिस log 1, व्हाट इज दिस, 0। ओके, n की वैल्यू 1 है तो यहाँ की वैल्यू 1 है। ये 4 टर्म अलग अलग मैंने लिखे हैं ये दिखाने के लिए कि जब n की वैल्यू इंक्रीज होती है तो किस तरह से इनकी वैल्यूज हम ग्रोथ देखेंगे इनकी वैल्यूज में। ओके, n स्क्वायर इज 1 and 2 raised to the power 1 is 2. Okay, now next n, suppose we take n as 2 second time, so what will be this number, log 2 base 2, that is it will be 1. This n will be 2, this n square, that means 2 square, it will be 4. 2 raised to the power 2, again it will be 4. Okay, when n is 2 the values are coming as 1 2 4 4. तो यहां पर देखिए n की वैल्यू तो log n से बड़ी यानी स्टार्ट हो गई, लेकिन n स्क्वायर और 2 रेज़ टू द पावर n अभी भी सेम चल रहे हैं। ठीक है, n की वैल्यू को और इंक्रीज करते हैं। अब सपोज मैंने 2 की पावर के टर्म्स में ही n की वैल्यूज को अगर लूं तो मैंने n की वैल्यू 4 ली, जिससे कि हम log के टर्म्स और 2 रेज़ टू द पावर n टर्म्स को इजीली देख पाए। ओके, सपोज मैंने 4 लिया तो अब क्या हुआ, log 4 2, इसकी वैल्यू क्या आई 2, n की वैल्यू क्या आई 4, n स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 16 और 2 रेज़ टू द पावर 4 क्या हुआ बताइए 16 अगेन। ओके, अब फिर देखिए n की वैल्यू अगर मैंने ली 5, सॉरी n की वैल्यू सपोज मैंने यहां पर
ऐसी वैल्यू लेते हैं जो 2 की पावर्स में चलती है, जिससे कि आपको इसकी क्लैरिटी बने। हाँ बेटा, n की वैल्यू सपोज मैंने यहां पर ली 8, ओके, तो यहां क्या आया, log 2 8, दैट वैल्यू इज 3, ये जानते हैं हम, दिस वैल्यू इज 3, देन n is 8, n square is 64, and now 2 raised to the power 8, what is this, this is 256। see, जैसे ही n की वैल्यू हमने 8 की, 8 करते ही यहां पर ये जो 2 रेज़ टू द पावर n वाला टर्म है ये सफिशिएंटली लार्ज हो गया एज कंपेयर टू n स्क्वायर। तो इस तरह से हमें ऑर्डर किसी भी फंक्शन का अगर हमें एग्जाम में पूछा जाता है तो इस तरह हमें फंक्शन के ऑर्डर्स को टेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट n की वैल्यूज पर। जैसे जैसे अब हम n की वैल्यूज इसके आगे नाउ ऑनवर्ड्स अगर हम n की फर्दर बड़ी वैल्यूज लेते हैं तो उस केस में log n n स्क्वायर और 2 रेज़ टू द पावर n, इसी सीक्वेंस में जो फंक्शन के ऑर्डर होंगे वो ग्रो होंगे। इस वजह से यहां पर ये देखिए कौन कौन सी वैल्यूज मैंने टेस्ट करके दिखाई है आपको, log n n स्क्वायर और 2 रेज़ टू द पावर n। इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि ये इनपुट साइज है, n क्या है, इनपुट साइज। तो जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, किस ऑर्डर में, किस स्पीड से बढ़ रही है, ठीक है। और एक और अच्छी इंपॉर्टेंट बात बेटा आपको हमेशा याद रखनी है, जैसे शॉर्टकट बता रही हूं, अगर कभी एग्जाम में इस तरह की वैल्यूज आ जाए जिनको आप बार बार चेक ना कर पाए या कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा हो तो कुछ डायरेक्ट चीजें आप याद रख सकते हैं। जैसे अब हमने कहा कि n स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 2 रेज़ टू द पावर n, हमने चेक किया कि जब n की वैल्यूज बड़ी होंगी तो इट इज अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर देन 2 रेज़ टू द पावर। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में बात कर रहे हैं हम, अप्रोक्सीमेटेड आंसर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो n की पावर अगर आप 100 भी ले लेना तो इट विल ऑलवेज बी लेस देन 2 रेज़ टू द पावर n। अगर मैं n की वैल्यू को इंक्रीज करूं तो n रेज़ टू द पावर 100 इज ऑल्सो लेस देन 2 रेज़ टू द पावर n। मतलब आप इसकी कितनी भी पावर लगा लें, n की पावर 1000 भी लगा लें तो बिगर वैल्यूज ऑफ n पर इट विल ऑलवेज बी लेस देन, अब एसिम्प्टोटिकली लेस देन 2 रेज़ टू द पावर n, ठीक है। तो ये चीजें आपको बेटा याद रखनी है। इस तरह से अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, एग्जाम में क्या हो जाता है कई बार इस तरह से 4-5 आपको फंक्शंस दिए होते हैं और फिर आपसे कहा जाता है कि अब ये 4-5 फंक्शन आपके पास हैं, अब आप इनका ऑर्डर सेट कर दीजिए, है ना, आप ये बताइए कि किस ऑर्डर में ये फंक्शन ग्रो करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये देखिए अब इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, क्या है क्वेश्चन, फाइंड ऑर्डर ऑफ ग्रोथ फॉर द फंक्शंस, और ये 4-5 फंक्शन दिए हैं, 10 n √n log n और 100 डिवाइडेड बाय n। अब हमें क्या करना है, हम कर क्या सकते हैं, हम n की डिफरेंट वैल्यूज पर इनको चेक करेंगे और जिस ऑर्डर में जिस स्पीड से ये ग्रो करते हैं उसके हिसाब से हम इनका सीक्वेंस डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। n की वैल्यू सपोज मैंने 1 से मैंने n की वैल्यू स्टार्टिंग में इसको 1 दी। अब ये जो पहला फंक्शन है ये तो भाई कांस्टेंट है, ये तो हमेशा 10 रहेगा, क्यों, क्योंकि ये n के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, इट विल ऑलवेज बी 10। देन द वैल्यू ऑफ n इज 1, √n इज 1, log 2 1, व्हाट इज दिस, दिस इज log 1, दिस इज 0, देन 100 डिवाइडेड बाय 1 इज 100। ये वैल्यूज हमने, जब हम n की वैल्यू हमने 1 रखी तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम n की वैल्यू को एक एक करके ग्रो करना शुरू करेंगे, ठीक है, करिए ग्रो। n की वैल्यू सपोज मैंने 2 ली, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये हमेशा 10 रहेगी। यहां पर n की वैल्यू 2 है, √2 इज समथिंग मोर देन 1, दिस इज मोर देन 1, ऑलवेज 1 पॉइंट समथिंग। log 2 it is exact 1, and this 100 divided by 2 it comes to 50, it reduces to 50, ठीक। अब और आगे चलते हैं, n की वैल्यू किस पर चेक करें, अब देखिए बेटा कौन सी n की वैल्यू चेक करने पे हमें बेटर पता चलेगा, अंडर दिया हुआ है तो हम वो टर्म्स यूज करें जो रूट में एग्जैक्ट वैल्यूज इनके जनरेट हो जाए। तो हम n की वैल्यू सपोज मैं 4 मान के चलूं तो यहां पर 10, n की वैल्यू क्या है 4, √4 इज 2, है ना। फिर उसके बाद log 2 4 क्या आया
log 4 base 2। देखो मैं डायरेक्टली ये चीज कर रही हूं, ये कहां से आती है ये बातें, ये देखिए अगर log 2 4 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 स्क्वायर बेस 2, है ना, और इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज 2 log 2 base 2, है ना, एंड व्हाट इज दिस वैल्यू इज 1, so that becomes 2। this is how these values are calculated। ये log में आपने पढ़ा है कि अगर मैं एक और जनरल फॉर्मूला log का क्या होता है, देखिए अगर मैंने लिखा log a n स्क्वायर तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये जो पावर होती है ये पहले आ जाती है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय log n बेस a। इस तरह ये जो log वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैंने डायरेक्टली यहां पर अप्लाई करके इसकी वैल्यूज लिखी हैं, तो इसलिए इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक लॉगरिथमिक फंक्शन है जिसकी वैल्यू कंप्यूट होकर यहां पे आई है। ओके, अब देखिए तो इसकी वैल्यू क्या आई, 2, इट बिकम्स 2। फाइन, चलिए अब आइए, n की वैल्यू हमने 4 रखी थी, तो ये 100 divided by 4, what it becomes, it becomes 25। ओके, अब अगेन n की कौन सी वैल्यू पर हम टेस्ट कर सकते हैं, n की वैल्यू 16 पर टेस्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि 16 पर हमें अंडर रूट क्लियरली मिलेगा, है ना, तो 16 को चेक करते हैं, 10, फिर n की वैल्यू 16। देखिए हम इनके बीच की वैल्यूज भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं वो केसेस लेके आपको दिखा रही हूं जहां पर आपको एग्जैक्ट वैल्यूज यहां नजर आएंगी, ठीक है। तो अंडर रूट 16 बिकम्स 4 और log 2 16, what is this, 16 is 2 raised to the power 4, so it becomes again 4, and then 100 divided by 16, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी जो भी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आएगी वो अभी एक एक करके कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए n की वैल्यू को मैंने फिर इंक्रीज किया, 16 के बाद क्या वैल्यू ले सकते हैं, 64 वैल्यू लो, 64 में ये 10 ही रहेगा, n की वैल्यू आपने क्या ली 64, अंडर रूट n क्या आया 8। अब देखिए इस वाले स्टेप से एक एक करके डिफाइन होना स्टार्ट हो गया, है ना, और यहां पर अगर हम log 64 लेते हैं 2, तो इसकी वैल्यू क्या आई 6, log 64 बेस 2 इज 6, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया 100 डिवाइडेड बाय 64, समथिंग अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 1 की साइड ये चल रही है। तो अब इसे हम ऑब्जर्व करते हैं, जितनी भी एनालिसिस हमने ये की है इसे हम एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले क्या आया, n की वैल्यू देखिए 10, ये 10 हमेशा कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। फिर n की वैल्यू 1, ये भी 1, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं ये कांस्टेंट है, ये हमेशा सेम रहेगा। कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इससे छोटी आ रही है, ये वाली वैल्यूज, ये वाली जितनी भी वैल्यूज हैं ये 10 से हमेशा छोटी आ रही हैं, देखिए, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू इन सब में कौन सी हो गई, सबसे पहली वैल्यू हमें जनरेट होके कौन सी आई 100 डिवाइडेड बाय n, स्मॉलेस्ट तो ये है, ठीक बात है, स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल गई हमें। अब आगे जैसे जैसे हम n की वैल्यूज को बढ़ाएंगे, इनके ऑर्डर को चेक कर रहे हैं हम, तो इनके ऑर्डर में क्या हो रहा है 100/n, ये सबसे छोटी वैल्यू हर बार आ रही है ना। आगे आगे जैसे जाएंगे तो ये वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी ये जो टोटल वैल्यू है ये कम होती चली जाएगी। फाइन, इट विल ऑलवेज बी लेस देन 10, ठीक। अब इतने वाले एनालिसिस से ही समझ लीजिए कि 10 के बाद हमें क्या मिला, क्या क्या चीजें एक एक करके मिल रही हैं, log n, then under root n, and then n। So this is the order in which according to the value of n, जैसे जैसे n की वैल्यू ग्रो कर रही है इस तरह से ये जो फंक्शंस की वैल्यूज हैं ये एक एक करके ग्रो करनी स्टार्ट करेंगी। तो आपको इस तरह से एग्जाम में कोई भी ऐसे 4-5 फंक्शन दिए जा सकते हैं और फिर आपसे कहा जाएगा कि आप इनको ऑर्डर ऑफ ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू n आप इनको एक सीरीज में लगा के बताइए कि किस ऑर्डर में ये कैसे ग्रो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है बेटा। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में मिलेंगे, वहां हम प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए। तो आज हमने बेसिकली क्या क्या चीजें कवर की, हमने
एल्गोरिथम्स के बारे में समझ लिया, एल्गोरिथम क्या होते हैं, एल्गोरिथम को की एनालिसिस का क्या मतलब है, कितने टाइप से हम एल्गोरिथम को एनालाइज कर सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दो बेसिक चीजें हैं जो हमें सीखनी है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं और वो फंक्शन डिपेंड करता है इनपुट साइज के ऊपर, ठीक है। फिर हमने डिफरेंट टाइप के टाइम फंक्शंस पढ़े कि वो टाइम फंक्शन किस ऑर्डर में किस सीक्वेंस में ग्रो करते हैं। उसके बाद हमने एक दो एग्जाम्पल ऐसे देखे जिसमें हमने देखा कि कैसे कैसे फंक्शन को देख के हम बता सकते हैं कि इनपुट साइज इंक्रीज होने पर उस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी, जिससे हम ये देख पाए कि जो एल्गोरिथम हमने डेवलप किया उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, किस ऑर्डर में किस स्पीड से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। ठीक है बेटा, अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद अब हम कंपैरिजन ऑफ फंक्शंस थोड़े से लेंगे, क्योंकि एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहां पर दो तीन फंक्शन आपको दिए हैं और दो फंक्शन आपको दिए हैं और फिर कह दिया जाता है कि बताइए इन दोनों फंक्शंस में से बड़ा फंक्शन कौन सा है। ठीक है, तो इसके बाद यहीं से इसके नेक्स्ट टॉपिक से मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगी। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर किसी भी चीज को कैसे भी जो भी आपके इनपुट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम फर्दर लेक्चर से उनको चेंज करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।